हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टा लर्न एग्ज़ाम फेरी के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि जीएस में 85 से 90 नंबर कैसे स्कोर करें या 90 से 95 नंबर हम कैसे स्कोर करें जीएस के पेपर में। आरओ के प्रीलिम्स पास करने के लिए जीएस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हिंदी के पेपर में 60 नंबर का होता है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे अच्छा कर ले जाते हैं। उनको 6 टॉपिक्स पढ़ना होता है, उनमें उनको अच्छे से क्लियर होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन जीएस के लिए ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, टेंशन होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर उसमें स्कोर करें, क्योंकि 120 नंबर में आपको अच्छा नंबर गेन करना होता है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ा बहुत आप सभी से चर्चा करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ने के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए, हमें सही तरीका पता होना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है वो इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझकर इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वही चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करूँगी जो सच में आपके काम आएगा, काम करती है। लास्ट वीडियो में मैंने वही सारी चीज़ें शेयर करी है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं सारी वही चीज़ें आपको बताऊंगी जो बिल्कुल सही एंड सटीक होगा। ये सभी टिप्स स्टेप्स आपने अच्छे से अगर कर ली, फॉलो कर ली, तो आपको प्रीलिम्स पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। तो सही तरीका पता होना चाहिए, पहले तो हमारा स्टेप यही है। अब सही तरीका पता क्या होना चाहिए, इसके लिए ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स ला कर रख लेते हैं, जिसने जो बताया वही रख लिया। ठीक है, अब अपने सीनियर से पूछेंगे, अपने जिनका जॉब हो गया है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, उनसे टिप्स लेंगे। 10 लोगों से 10 तरह का टिप्स लेंगे और उसी में कंफ्यूज होके रह जाएंगे। तो आप किसी से ज़्यादा मत पूछिए, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, खुद उसको अच्छे से फॉलो करिए। तो ये एक सही तरीका है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि बुक्स में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बुक्स तो सबके पास होता है, लेकिन इससे होता क्या है, कुछ नहीं। वही बुक्स पढ़ के बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं, वही सारा बुक्स पढ़ के बहुत सारे 1-2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है ना कि आपके पास समय ज़्यादा होता नहीं है और आप बुक को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि समय ज़्यादा से ज़्यादा सारा बुक्स अगर हम पढ़ लिए तो हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, बट इससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना भी ज़्यादा समय नहीं है कि आप 500-600 का पेज अच्छे से जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि कोई आप लक्ष्मीकांत का ही बुक लाइए। अब किसी ने ये बोल दिया कि लक्ष्मीकांत हमने पढ़ा है, तो उससे हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो गया है, फंस गया है, आ गया एग्जाम में। तो डेफिनेटली लक्ष्मीकांत से तो सारा आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल दी हुई है। लेकिन आपके पास उतना टाइम तो नहीं है ना, आपके पास 2 से 3 महीने का ही टाइम है पढ़ने के लिए। तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वही पढ़ते रह जाएंगे और आप करेंगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि एक पेपर तो और एक टॉपिक तो पढ़ना नहीं है। बहुत सारी चीज़ आपको जीएस पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एक लक्ष्मीकांत को पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपने बुक्स की स्ट्रेटजी को सही से प्लान करिए कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और कितने समय में किस टॉपिक को रेडी करना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा बुक के भटकाव में मत जाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक एक पेज पढ़ते रहते हैं, और वो बस पढ़ते पढ़ते पूरा पढ़ भी नहीं पाते कि एग्जाम का डेट आ जाता है। तो इससे नहीं होगा भाई, वही बुक पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए, जिससे कि आपका पढ़ने का फ़ायदा हो और समय का आपका बर्बादी नहीं हो। ठीक है, अब हम चलते हैं PYQ पे। जो नेक्स्ट हमारे स्टेप है वो PYQ है और प्लस ऑप्शन है। 7-8 साल का बैक ईयर का पेपर लीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए। उसको अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को देखिए कि किस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप ये देखेंगे कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आया है। उसको आपको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। ठीक है, उससे आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये तो आपको
आपको देखना ही होगा। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इसको आप इग्नोर नहीं मार सकते। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मार सकते। ये तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगस्त से लेके दिसंबर तक के सारा करंट अफेयर पढ़ जाना है। आपको डेली आप 2 घंटे 1 घंटे ही करंट अफेयर पढ़ना है। सुबह सुबह 6 बजे उठिए, 6 से 7 करंट अफेयर पढ़िए। उसमें क्या आपको पढ़ना है कि जब आप बैक ईयर का पेपर देखेंगे उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर में किस टॉपिक में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सूचकांक पूछता है, खेल से क्वेश्चन पूछ देगा, बजट से पूछ देगा। जैसे अभी कोई मंत्री कौन अभी नए आए हैं, उनका क्या कार्यभार हुआ है, ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक अभी करंट में अभी G20 हुआ है, इन सब से ही चीज़ें पूछेंगी आपसे। बहुत डीप में नहीं जाना होता है, बहुत ऊपर हाईलाइटेड ही टॉपिक आपसे करंट अफेयर में पूछा जाता है। 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम आप 14, 15, 16 नंबर तक तो आप आराम से करंट अफेयर कर लेंगे। अगर आप बहुत बेसिक चीज़ भी पढ़ते हैं ना तो भी आप कर लेंगे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के चक्कर में इतना मत आप खो जाइएगा कि आपका स्टैटिक पोर्शन रह जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक से ही आना है। 20 नंबर आता है करंट से, तो 20 नंबर में आपको 14 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। बचा 4-5 नंबर तो आप उसको अगर कर पाते हैं तो करिए, वरना उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि अंदाजे तुक्का मारने से अच्छा है कि नेगेटिव में आप नेगेटिव होने से बचिए, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर। अब चलते हैं हम घटना चक्र और लुसेंट की बात करें तो ये आपके बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? टिप पे होनी चाहिए। लुसेंट और घटना चक्र तो बिल्कुल आपको टिप पर ही होना चाहिए, रटा होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। अगर ये आपके जुबान पे नहीं है ना लुसेंट और घटना चक्र, तो आप भूल जाइए कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, नहीं होगा। कितना भी आप बुक पढ़ लीजिए, बट ये आपको पास कराने के लिए यही 2 बुक है। बहुत सारे आजकल क्या चल रहा है ना, बहुत जो बड़े बड़े कोचिंग हैं वो एक अपना अलग ही पैकेज चला रहे हैं, अलग ही बुक्स दे रहे हैं। सब ये गुमराह करने का है, सब आपको फंसाने का ये सब है। क्योंकि भाई आप ये सब वो करेंगे नहीं तो उनका कोर्स परचेज भी तो करना है, तो आप डरेंगे नहीं। जब वो 10 तरह की बातें आपसे नहीं करेंगे तो आप डरेंगे नहीं। जब डरेंगे नहीं तो पेड कोर्स लेंगे नहीं। तो इस सब के जाल से आप बचिए, मुक्त होइए। लुसेंट ही पढ़िए। लुसेंट पहले भी इम्पोर्टेंट था और आज भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लुसेंट के आपके उसमें बुक में ये नहीं देखना है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट और क्या नहीं इम्पोर्टेंट। लुसेंट के एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी दिया है ना वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, यही पढ़ना है। तो इन 2-3 महीना में जो भी आपकी तैयारी करनी है सिर्फ लुसेंट से करिए। ज़्यादा भौकाल, ज़्यादा बुक की झमेला में मत पढ़िए, लुसेंट पढ़िए। आप प्लस साथ में घटना चक्र लगाइए। जब ये पढ़ के आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपका सारा का सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। उससे आप एक पॉजिटिव आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम आपको एक लेवल अपनी तैयारी का समझ आएगा कि हमने जो भी पढ़ा है बड़ा अच्छा पढ़ा है और मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। घटना चक्र और लुसेंट को तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल टिप पर ही होना चाहिए। अगर ये टिप पर हो गया तो आपका काम बन गया। अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ है ना उसमें इसमें भी बहुत आपको भौकाल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें ही आप टेस्ट सीरीज़ में रखिए जितना कि आपसे गलत ना हो। टेस्ट सीरीज़ एक इसका भी बड़ा वो फंडा चलता है कि अरे ये टेस्ट सीरीज़ बड़ा अच्छा है। इसी के टेस्ट सीरीज़ से हूबहू क्वेश्चन आता नहीं है। सब अपना टेस्ट सीरीज़ एक बैक ईयर के पेपर का ही एनालाइज करके उसी के पैटर्न पे बनाते हैं, जो आप खुद भी सेल्फ भी ये काम कर सकते हैं। आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट के आप एक ऑब्जेक्टिव बुक है वो लगाइए, घटना चक्र बैक ईयर का लगाइए। उसमें आपके जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन के अच्छे से पढ़िए। उसमें जो आपको समरी में समझाया होता है ना, एक ऐसे वो बना के ब्रैकेट बना के उन सारे एक एक चीज़ों को, चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिए। क्योंकि एक ऑप्शन तो आपको पूछा ही होता है, उन तीनों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, तो उसको आप डिटेल समझिए। टेस्ट सीरीज़ के तौर पर आप वही लगाइए, वही आपके लिए बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर ये इतना कर लेते हैं तब जाके दूसरा मन करे जो मार्केट से लाना हो या किसी कोचिंग से परचेस करना है तो करिए, अदरवाइज इतना तो आप करिए ही करिए और खुद से करिए।
स्टैंडर्ड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड सोर्सेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, जैसे कि आप अगर मिडल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, या आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप एक स्टैंडर्ड टॉपिक सेलेक्ट करिए कि हाँ आपको किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप एक बेसिक एनालिसिस करिए। अगर आप जैसे मॉडर्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप ये देखिए कि मॉडर्न के उसमें हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से किस टॉपिक से, किस क्रांति से, किस उस चैप्टर से बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बना है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिए और उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम बात करें सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। कितना भी आप कोर्स परचेज कर लेंगे, कितना भी बुक्स खरीद लेंगे, कितना भी टेस्ट सीरीज रख लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा और आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है कि आप जब बुक पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, खुद से रिवाइज करते हैं, तो एक के साथ साथ चार चीज़ें आपको और भी दिखती हैं, जिससे कि एक तो आपको बेसिक चीज़ें समझ आती हैं जब आप खुद पढ़ते हैं तो, और साथ साथ आपको दो चार क्वेश्चन और भी तैयार होता जाता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट के बारे में, डिफरेंस कैसे समझे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, उसको आप एक अलग कॉलम में रखिए, एक बड़ी अच्छे से चार्ट बनाइए, ठीक है, एक ग्राफ जैसे चार्ट बनाइए, जैसे कि आप पढ़े होंगे चार्ट बना के, वैसे इधर रखिए इम्पोर्टेंट, इधर रखिए अनइम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उसको लिखते जाइए कि हाँ मॉडर्न से इतना क्वेश्चन पूछा, इससे इतना क्वेश्चन पूछा, इससे इतना क्वेश्चन पूछा, और ये, और इससे हाँ एक आया, चलिए इससे 3 आया, 2 आया, ऐसे करके। तो इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे से रिवाइज करिए, इतना रिवाइज करिए, इतना रटिए कि आपकी बिल्कुल जुबान पर रट जाए, बिल्कुल भूले ही नहीं। जैसे आपको टेबल याद हो जाता है ना, 2 से 10 तक की टेबल बिल्कुल कभी ज़िंदगी में नहीं भूलता है, वैसे ही इसको रट लीजिए एकदम उंगली पे, मुंह पे, जुबान पे, कि आपको भूले ही नहीं। तो ये सब चीज़ें ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करिए, एक बड़े बेहतरीन तरीके से, ढंग से पूरा चार्ट बना के अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के कि हाँ कैसे पढ़े। तो हमें सबका अपने पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, समझ होता है कि हम, ये होता है ना कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें अपना एक टारगेट फिक्स करके, एक याद करने का, एक समझने का अलग सबका एक मेथड होता है, तरीका होता है। तो जैसे आपको समझ आए वैसे आप इस चीज़ों को सब मिला जुला के याद कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप चार्ट बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वो एक स्मार्ट नोट बनाइए, सभी का एक स्मार्ट नोट बनाइए, जिससे स्मार्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है उसको एक सरसरी निगाह से, टहलते, घूमते, चलते फिरते आप उसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने कोई जैसे 1857 की क्रांति आपने एक बार देखी है, पढ़ी है, तो उसको आप जब स्मार्ट नोट्स बनाए हैं और उसमें नोट किए हैं, तो चलते फिरते अपने जैसे भी जो भी कांड वगैरह है, काकोरी कांड हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, ये सब मतलब जो भी इस सब चीज़ें से रिलेटेड ऐसे वन लाइनर फैक्ट जैसे जो भी क्वेश्चन है, उनको ऐसे लिखिए कि बस हाँ एक बार देख लिया, हाँ याद हो गया, एकदम जुबान पे है और आपको याद हो गया है। और ऐसे बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाइए जो आप चलते फिरते बिल्कुल पॉकेट नोट्स जैसा हो, कि आपको आलस ना हो रिवाइज करने में और निकालने में। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे ना और अधिक से अधिक रिवाइज करेंगे, तो चीज़ों को गलत होने की चांसेस बहुत कम होंगे, और इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा। और रिवीजन ज़्यादा नहीं होगा तो भैया आपका क्वेश्चन सही भी होने की चांसेस कम है। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि जब रट जाएगा तो वो सही ही होगा, और रटना ज़रूरी है, क्योंकि अंदाज के तुक्का फिकेशन पे तो आपका क्वेश्चन सही होगा नहीं, उसके लिए रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लिख कर याद करिए, चाहे जैसे भी याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार उसको देखिए, पलटते रहिए, पढ़ते रहिए, 2 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, जैसे समय मिले। आपके पास टाइम बहुत कम है तो चीज़ों को रटिए और लिखिए, पढ़िए, याद करिए, बस यही एक लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं है। आपको रटना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बैलेंस करिए स्टैटिक जीके में और करेंट अफेयर में। करेंट अफेयर और बैलेंस को एक स्टैटिक को और करेंट को ना एक बैलेंस बना के चलिए, कि आपको
स्टैटिक में कितना टाइम देना और करंट में कितना टाइम है। बहुत सारे बच्चे इसको स्टैटिक को भूल जाते हैं और करंट को ही लेके पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि ये तो 4 मिनट 5 मिनट पढ़ लेंगे, इसमें काम फरिया जाएगा, बस करंट अफेयर को बस पढ़ते रहो, रातों दिन पढ़ते रहो। तो इससे भाई स्टैटिक को जब आप 5 मिनट में के लिए छोड़ देंगे ना, तो ये 5 मिनट ही आपको देगा, पेपर में भी 0 बटा सन्नाटा सब कर देगा, इससे कुछ होगा नहीं। 5 मिनट में खाली मैगी बनती है, 5 मिनट में स्टैटिक नहीं तैयार होगा। स्टैटिक को तो आप 5 घंटा पढ़िए और करंट को 1-2 घंटा पढ़िए। बैलेंस बना के चलिए कि किसको ज़्यादा समय देना और किसको कम देना, और इन सबों में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको रटना है बिल्कुल जुबान पे, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको रटना है एकदम जुबान पे। दोनों में, इसमें स्टैटिक में इम्पोर्टेंट क्या अनइम्पोर्टेंट क्या है, दोनों का अच्छे से एक चार्ट बनाइए और उसको अच्छे से समझिए और उसको बिल्कुल रट डालिए। और इसमें भी वही चीज़ है सेम। तो ऐसे करके आप अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इससे अगर इतना आपने कर लिया ना, तो आपको प्रीलिम्स पास करने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। जब आप प्रीलिम्स पास हो जाएंगे तो आपके मेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा समय मिलता ही है और आप मेंस बड़े अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा क्यों फ्री में, क्योंकि आप जब आप फ्री में सब बता ही देंगे तो भैया फ्री में कोई बताएगा नहीं वैसे, क्योंकि आप जब फ्री में कोई बताएगा तो आप डरोगे नहीं, और जब डरोगे नहीं तो उनका बैच परचेज नहीं करोगे। तो आप अपने चीज़ों को अच्छे से समझिए और उसको अच्छे से एनालिसिस करिए और उस पर अपना पूरा का पूरा फुल टाइम, फुल एनर्जी, फुल अपना फोकस्ड उस पर लगाइए। वही चीज़ें मैं आप सभी से शेयर करूँगी जो आपके लिए एक्चुअल में सही होगा। लास्ट वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई है, शेयर करी है, जिससे कि आपको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा टारगेट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं ये सभी टिप्स स्टेप्स आपने अच्छे से अगर फॉलो कर लिया, रट लिया, तो आपको प्रीलिम्स ARO को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर।